ठीक। चलिए भाई, कैसे हैं सभी लोग? हाँ, तो बढ़िया। तो देखिए भाई, आज आपकी पहली क्लास है, क्योंकि वो जो क्लास आई थी उसमें आप मिक्स हो चुके थे। तो मैंने आज शुरुआत में ही आपकी क्लास शुरुआत की, और आज का पहला टॉपिक मैं आपको बता दूं। सभी पहले आज हाजिर हो जाइए, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं अच्छे से? हाँ, क्या आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं? सभी अपने कमेंट करें, मेरी आवाज़ अच्छे से आप तक पहुँच रही है? मैं दिख रहा हूँ आप तक? ज़रा बताएं। हम्म। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से? तो आज का जो टॉपिक है, आज पहली क्लास में वर्णमाला के ले रहा हूँ। हम कई बार तुम्हारे कोर्स में जब शुरू कर रहे हैं तो पहली क्लास आ जाए भाई, है ना? आप उस दिन कह रहे थे मुझसे आपकी पहली क्लास है या नहीं है। मैं पहले ही कह रहा था, आप थोड़ा जुड़ गए हैं इधर उधर, ठीक है ना? आज की क्लास आपकी पहली होगी। अभी अभी कमेंट नहीं दिखे मुझे आपके। अभी मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तो वर्णमाला की बात करूं मैं, वर्णमाला की बात करूं, इसे पढ़ना है। क्या है वर्णमाला, और वर्णमाला में क्या है वर्ण? वर्ण है तो कौन है स्वर, कौन है व्यंजन, व्यंजन है तो कौन है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये सारी कहानी हमें आज पढ़नी है। और ये भी पढ़ना है कंठ ध्वनि, तालु ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले एक काम करो, जब भी हिंदी आती है ना, तो हिंदी का पहला टॉपिक ही वर्ण आता है, ध्वनियाँ आती हैं, जो सबसे मुश्किल टॉपिक है हिंदी का, अगर मैं बात कहूँ। क्योंकि और व्याकरण बहुत आसान है, और हिंदी बहुत आसान है। ठीक है भाई? बस आपके कमेंट लगने वाले, भी मैं बात कर लूंगा आपसे, फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। गुड मॉर्निंग, आ गए सारे बच्चे? शुक्रिया सभी का, आप दिख गए आपको। मैं ज़रा नाम ले लूँ। सरस्वती है, अंकिता है, रीतिका है, उपदेश हैं। यूट्यूब पर देखा तो आज लाइव भी देख लीजिए आप। आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और वर्णमाला हिंदी की, देखें क्या है, कैसे हैं, किस तरह से कराएंगे, अभी देखेंगे। तो लिखा है वर्णमाला, और मैं तो सीधा वर्णमाला नहीं, मैं तो वर्ण लिखता हूँ। पर हमारे पास वर्ण एक कहाँ है? पूरी वर्णों की माला है। क ख ग घ अ, ये सारी चीजें हैं। तो शुरू करते हैं। बातें नहीं करेंगे प्राची, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज पहली क्लास है तुम्हारी, सुन लो। चलो, कैसे करें वर्ण? तो देखिए, वर्ण की एक परिभाषा देखो। अच्छा, सब बच्चे बताओ मुझे। आ, मैं एक शब्द दे रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, वैसे ही शुरू कर रहा हूँ। सभी देखो, रुको जरा भी, एक मिनट। रुक जाओ, फिर मैं शुरू करता हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन कम आए, इसलिए काला ही बोर्ड ले रहा हूँ। वाइट भी लेते हैं, लेकिन मैं इसे ही ले रहा हूँ। चलो बताओ सभी। अ, अमर, और अमर घर गया। बहुत आसान आसान शब्दों में कहूंगा, जरा बताओ, और जल्दी सीखेंगे हम। मैंने तीन चीज लिख दी, अ, अमर और अमर घर गया। कोई मुझसे पूछे इसे बताइए ये क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये क्या है, और ये कौन है, और ये क्या है पूरा का पूरा। तो देखिए, कभी कोई मुझसे पूछा जाए ये क्या है, मैं कहता हूँ ये है वर्ण। और पूछिए ये क्या है, तो मैं कहता हूँ ये है शब्द। और ये क्या है, मैं कहता हूँ ये पूरा वाक्य है। और मैं सिखाने जा रहा हूँ वर्ण को। ठीक है ना, वर्ण। पर कभी कभी एक प्रश्न आता है, भाषा में सबसे छोटा क्या है? मैं कहता हूँ ध्वनि या वर्ण। भाषा में सबसे बड़ा क्या है? कहता हूँ वाक्य। कभी कभी एक प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, या भाषा में सबसे छोटा क्या है? वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य से बड़ा कुछ नहीं है। वाक्य को मिलाकर निबंध बन जाएगा, नाटक बन जाएगा, पर वाक्य से बड़ा कोई कुछ नहीं है। हैप्पी लोहरी। चलिए भाई, स्वागत है आपका, स्वागत है। कौन है ये? शिखा। तो ये पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लोहड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड, वेरी गुड। कीर्ति ने बता दिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो देखिए, एक छोटा सा जिक्र करूं, वर्ण को ही ना हम ध्वनि भी कहते हैं, साउंड। और असली में ध्वनि ये तीनों ही है। आ कहूंगा तो भी आवाज है, अमर कहूंगा तो भी आवाज है, पर थोड़ी बड़ी। और अमर घर गया, अब भी आवाज है। ध्वनियां सारी है। पता है, ध्वनि सबसे पहले इसे ही माना गया। ध्वनि कहते हैं, ध्वनि बोली जाती है, पर ध्वनि जब सबसे पहले लिखी जाएगी तो वर्णों में जाती है। ध्वनि मौखिक रूप है, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, इसलिए वर्ण को ध्वनि की ध्वनि कह देते हैं। तो मैं सीधी सीधी परिभाषा देता हूँ, ज्यादा जिक्र नहीं करते। मैं लिख देता हूँ, भाषा की, सबसे पहले लिख रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इकाई माने यूनिट। भाषा में सबसे छोटा जो है वो वर्ण है। ठीक है, लेकिन फिर भी बताओ, यही चीज ध्वनि की भी परिभाषा है। और ध्वनि और वर्ण में एक ही अंतर है। ध्वनि
ध्वनि जो है वो लिखित इकाई है। लिखित इकाई सबसे छोटी लिखित ध्वनि जो है वो मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई समझते हो, मौखिक माने बोलकर व्यक्त होगी, लेकिन जब लिखित इकाई बनेगी, जब ध्वनियों को लिखा जाएगा, लिखित इकाई जो है वो वर्ण माने जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ध्वनि लिखी जाएगी वर्ण में। ठीक है, आ जाओ इधर। ये परिभाषा हुई। देखो एक बात और, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। अगर आ जाए भाषा की वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो अर्थ भी देती है, वर्णों का अर्थ नहीं है पर शब्द का अर्थ आ जाता है। सबसे छोटा अर्थवान इकाई जो है वो शब्द है। इसलिए कभी आ जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब तो शब्द है, और सार्थक हटा दें तो फिर ध्वनि मानी जाएगी। ठीक है ना। शब्द नहीं, शब्द की छोटी इकाई गलत है, शब्द की छोटी इकाई नहीं होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा में सब कुछ है। शब्द की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक अर्थवान इकाई शब्द है। हटा लेते हैं इसे, वर्ण की परिभाषा। अब देखिए अभी वर्ण पे और बात करते हैं। पर ये तो थी परिभाषा जो हमारे सर ने पढ़ाई हमको, पर मैंने जब तीसरी क्लास को बच्चे को पढ़ाने लगा, थर्ड को, तो तीसरी क्लास में वर्ण की एक परिभाषा थी। थर्ड की बुक में एक परिभाषा और दे रखी है जो मैं लिखने जा रहा हूं। एक बार या करके एक परिभाषा और आई, ऐसी ऐसी ध्वनियां, वर्ण ध्वनि थी, फिर लिख दिया गया ऐसी ध्वनियां जिनके खंड ना हो, जिनके टुकड़े ना हो, खंड ना हो, उन्हें भी वर्ण माना गया है। ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े ना हो। हर हर महादेव अनामिका, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े ना हो, खंड ना हो, उसे कहते हैं वर्ण। सुनो आप, सुनो। जैसे कोई मुझसे पूछे क्या ये वर्ण है, मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। कोई मुझसे पूछे क, ये वर्ण है, अकेला अक्षर लिखा गया है, दोनों अक्षर हैं, पर ये कहा ये वर्ण है, मैं कहता हूं ये वर्ण नहीं, इसमें दो वर्ण है। कोई कहे कौन से, मैंने कहा ये है व्यंजन। सुनो, व्यंजन है, इसे आधा कर सकते हैं हम। जैसे मैंने आधा किया, इसमें निकल गया आ, तो इसके तो टुकड़े हो गए। इसलिए टुकड़े हो क्योंकि इसमें दो वर्ण है। ध्वनि वर्ण उसे भी माना गया जिसके खंड ना हो। फिर भी एक बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कोई पूछे ये व्यंजन है, मैं कहता हूं व्यंजन ये नहीं है, व्यंजन ये है आधा का। बोलो क्या लिखा है, तो कोई बोलेगा बोल सकते हो आप, मैं इसे बोल नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि जब तक मैं इसमें स्वर नहीं मिलाऊंगा तब तक ये बोला नहीं जाएगा। जब मैं इसमें अ मिलाऊंगा तब बन जाएगा ये पूरा का, और जब मैं क में आ मिलाऊंगा दूसरा वर्ण तब बन जाएगा का। तो व्यंजन ये होता है, पर व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब एक काम करो, सुनो। कोई मुझसे पूछे ये क्या है, मैं कहता हूँ ये भी वर्ण है, और मैं कहता हूँ ये भी वर्ण है, पर इसमें दो वर्ण है अभी। मैं कहता हूँ ये भी वर्ण है, वर्ण है। वर्ण हमारी हिंदी में दो तरीके का होता है। एक होता है स्वर, इसे हम स्वर कहते हैं, इसे कहते हैं व्यंजन। अभी सुनते रहो, इसे कहते हैं व्यंजन। कोई कहे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए स्वर और व्यंजन देखो किसे कहते हैं। आप इस वाले अल्फाबेट को बोलो, ध्वनि निकालो। जब आप इसे बोलोगे तो इसे 10 मिनट तक बोल के देख लो। जब भी आप बोलोगे तो अंत में भी यही साउंड आएगा। जैसे मैं बोलूं आ बोलेंगे तो अंत तक ही आएगा। लेकिन कोई कहे इसे बोल के दिखाओ, तो जैसी मैं इसे बोलूंगा तो इसमें क स्टार्टिंग में, सब का के साथ आ भी है इसमें। जैसे मैं बोल के दिखाऊं क, का तो शुरू में ही था, सब कुछ इसमें आ है, साउंड तो आ का ही निकलेगा, इसमें से खींच लोगे। अब सुनो, ऐसी ध्वनियां जो अपनी ध्वनियों से बोली जाती हैं उसे कहते हैं स्वर। साउंड ही तो थे, ध्वनि वर्ण ही तो थी। और ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, इसकी सहायता से बोले जाएंगे, उसे कहते हैं व्यंजन। इसलिए जब भी व्यंजन पूरे लिखे जाएंगे तो उसमें दो व्यंजन नजर आएंगे। ठीक है, दो व्यंजन। तो दोनों परिभाषा सही होगी। अभी तो मैं परिभाषा बता रहा हूं कि वो ध्वनियां जो सबसे छोटी हैं वो भी वर्ण है, और ऐसी ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वो भी वर्ण है। अरे आज पहली क्लास है ना आपकी, ठीक है। सर आपकी 28 दिसंबर के बाद की एक भी क्लास शो नहीं हो रही। अच्छा, हो जाएगी, चिंता मत करो। देखो आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अगर प्रश्न आए वर्ण के प्रकार, तुम्हें यहां से आएगा प्रश्न। हमेशा पूछेगा जब वर्ण आप पढ़ रहे हैं, ध्वनि पढ़ रहे हैं, वर्ण लिखे जाएंगे, तो वर्ण के प्रकार कितने हैं, यहां से प्रश्न आएगा। तो मैं वर्ण के प्रकार पे अभी बात करूंगा। इससे पहले एक घटना और सीखो।
अभी मैंने वर्ण की परिभाषा दी, फिर मैं अब वर्ण के प्रकार पे आ गया। कितने हैं वर्ण, इस पे बात करेंगे। एक चीज और सुनो, कभी कभी आपको ये पूछेगा वर्ण नहीं वर्णमाला किसे कहते हैं, तो एक बात तो समझ में आ गई। अगर मैं कहूं अ, ये एक ही वर्ण है, पर हमारे यहाँ तो अ ही वर्ण नहीं है, बहुत सारे वर्ण है, यानी पूरी वर्णों की माला है। माला बहुत सारे फूलों से मिलकर बनेगी, तो बहुत सारे वर्णों से वर्णमाला बनेगी। अब वर्णमाला किसे कहें? कई लोग सोचते हैं वर्णों का समूह वर्णमाला है, पर वर्णों का समूह नहीं। देखिए, सबसे पहले अ लिखा जाता है, फिर आ आता है, फिर ई आता है, फिर उ आता है, ऐसे सारी वर्णमाला क्रमबद्ध है। तो वर्णमाला वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का ग्रुप नहीं, वर्णों का व्यवस्थित समूह, सिस्टमैटिक वे में लिखा गया समूह वर्णमाला कहलाता है। तो हो सकता है इसकी परिभाषा पूछ ले, वर्णों का व्यवस्थित, व्यवस्थित माने सिस्टमैटिक, व्यवस्थित ग्रुप समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। आपको वर्ण की परिभाषा ही पूछ सकता, आपको वर्णमाला। अब आगे वर्ण पे। वर्ण कितने प्रकार के हैं? कोई मुझसे पूछे अरे वर्ण तो अ आ इ ई क ख ग, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट है ए बी सी डी, ऐसे हमारे हिंदी के अल्फाबेट है क ख ग घ, उन्हीं को वर्ण कहते हैं। अब भाई वर्णमाला में एक नहीं बहुत सारे वर्ण हैं, पर जितने ही वर्ण हैं वर्णमाला में वो दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, कुछ स्वर हैं उसमें, कुछ व्यंजन है। हाँ तो फर्स्ट है बेटा अनामिका, चिंता क्यों कर रहे हो? आज पहली क्लास दे रहा हूं मैं तुम्हें, चिंता ना करो। देखो, वर्ण के प्रकार ना दो हैं हमारे हिंदी में। अगर पूछे वर्ण कितने प्रकार के, तो दो। कौन कौन से, कोई पूछे तो देखो मैं बता रहा हूं। पहले को कहा जाता है स्वर। कुछ वर्णों को हमारी हिंदी में स्वर कहा जाता है, और कुछ वर्णों को व्यंजन कहते हैं। कुछ वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? हाँ, बस आज पहली क्लास समझ लो आप, शुरुआत से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। कुछ स्वर और कुछ व्यंजन, पहला टॉपिक यही है बेटा। कुछ वर्ण और कुछ व्यंजन, कुछ स्वर हैं, इनको मैं वहां ले जाता हूं, ठीक है। कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन है। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो इधर देखो, रुको, आगे चलते हैं। मैं यहां पर पहुंच चुका हूं बच्चे, ये देखना, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, यहीं से आगे चलता हूं। अब कोई मुझसे पूछे वर्ण के प्रकार, तो याद रखना वर्ण के प्रकार, ध्वनियों के प्रकार दो माने गए हैं। कौन कौन से? एक है स्वर और एक है व्यंजन। चलो तुम मुझसे लिख के दिखाओ, मैं देखता हूं कितने बच्चों को आता है। बताओ हमारी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बहुत सारे, और कितने व्यंजन हैं? तो देखिए भाई, जब भी पूछा जाए स्वर कितने हैं, तो याद रखना इन चीजों को। हमारी हिंदी में स्वर हैं 11, और कोई पूछे व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन 33। व्यंजन 33, पता है कौन से व्यंजन 33 है? व्यंजनों की जो परिभाषा दी गई है उस हिसाब से 33 व्यंजन ही उच्चारित होते हैं। अभी सुन लो। और स्वर की जो परिभाषा दी गई है उस हिसाब से 11 स्वर है, ठीक। फिर भी सुनो, स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। अब कोई मुझसे पूछ रहा है तो बताओ सारे वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं? एक कहानी आई, कुल वर्ण कितने हैं? तो देखिए कुल वर्ण कितने हैं, चलो बताना। अगर कभी कुल वर्ण पूछे तो देखिए, अक्टूबर 2024, अब 25 आ गई है, 24 यानी 2-3 महीने पहले वर्णों की संख्या 52 थी भाई, 52, 52। लेकिन अभी फिलहाल एक वर्ण और जुड़ गया है, एक और जुड़ गया, तो टोटल संख्या 53 हो गई है। अगर हिंदी के अल्फाबेट्स देखोगे तो हिंदी के अल्फाबेट्स अब 53 है, 52 नहीं, 53। एक वर्ण और बढ़ गया है, जैसे मैं लिख के दिखाऊं तो तुम्हें पता नहीं लगेगा। एक इन्फिनेटिव की तरह एक अल्फाबेट हिंदी में और बढ़ गया है, इसको कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। ये व्यंजनों में बढ़ा है। जैसे देखिए, कोई मुझसे पूछे ये क्या लिखा है, पढ़ो। कोई पूछे ये क्या लिखा है, तो तुम कहोगे तमिल। लेकिन पता है ये जो ला है ना, अब इसकी जगह ये बनाना पड़ेगा हमें। कौन सा? ऐसे करके, ऐसे इन्फिनेटिव की तरह ये। चलो साउथ वाले बताओ, इसे तमिल कहते हैं या तमिल? ला और ला का मिक्सअप, तमिल। मलयालम। एक है कालू, हरियाणा में कहते हैं कालू, पर बताओ कालू या काड़ू? काड़ू कह देते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक वर्ण निदेशालय ने बढ़ा दिया है, वो है ये वाला 53। 52 और एक 53, एक बढ़ गया है, याद रखना इसे। और ये वाला वर्ण अभी बताऊंगा कौन सा बढ़ा है, तो 53 हो गए हैं। मैं अब इसके देखो, हो सकता है कभी पुराना पेपर बना हो तुम्हारे, अब पेपर में आएगा तो 52 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एक ऑप्शन 53वां हुआ तो अब यही लगा कराना, क्योंकि एक वर्ण बढ़ गया है, एक वर्ण बढ़ गया है 53। वेरी गुड, शाबाश। अरे समझ में आ रही है? एक वर्ण बढ़ गया 53, ठीक है। तो आप बस कहानी याद करो, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे भी लिखूंगा 52 +
1 ऐसे लिख लूंगा, टोटल 53 लगाओगे तो सारे के सारे वर्ण तो 53 हो गए। अब कोई मुझसे पूछ रहा है कुल वर्ण है, उस कुल वर्ण में वर्ण कितने प्रकार के? मैं कहता हूं कुछ स्वर हैं कुछ व्यंजन। अब सुनो, 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन है। 11 और 33 कितने हो गए? 44। सुनते रहो, 44 वर्ण हो गए पर हैं टोटल कितने? 53। इसका मतलब और भी वर्ण, इसका मतलब ज्यादा है वर्ण तो, और कहाँ गए? तो इसका मतलब स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ और वर्ण है। सुनते रहो, स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ वर्ण है। एक वर्ण मैं और बढ़ा रहा हूं, इन दोनों के अलावा कुछ वर्णों को हमारी हिंदी में अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। इन दोनों के अलावा अयोगवाह वर्ण। सुनते रहो, धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसीलिए ये मुश्किल टॉपिक होता है। अयोगवाह वर्ण हमारी हिंदी में 2 हैं। कोई कहेगा कौन कौन से? जरा लिख के दिखाओ। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, 2 वर्ण है अयोगवाह। कौन कौन से 2 वर्ण है अयोगवाह? अयोगवाह की संख्या है 2। नंबर 2 कौन कौन से? एक है अंग और एक है आहा। ये दोनों। कोई पूछे इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं अनुस्वार। याद रखना, अंग को एक नाम से जानते हैं, अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा इस पे। इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार उसे कहते हैं जो नाक से बोले जाते हैं वर्ण, जैसे अंग नाक में ले जाएंगे, अब या अंग। और कोई कहे इसे क्या कहते हैं? तो मैं कहता हूं इसे कहते हैं जब 2 बिंदी लग जाती है तो इसे कहते हैं विसर्ग। आपको इतना ध्यान रखना है, स्वर और व्यंजन के अलावा हमारे यहाँ पर कुछ अयोगवाह वर्ण है। एक बात और सुनो, कोई मुझसे पूछे वर्ण कितने प्रकार के हैं? मैं कहता हूँ 2, एक स्वर एक व्यंजन। एक लड़का मुझसे बोला सर तीसरा भी लिख दिया आपने, तो 3 है वर्ण तो, 1 2 3। अब देखिए तीसरा वर्ण क्यों नहीं माना जाता है? वर्णों को कहते हैं ध्वनि। जब ध्वनि बोली जाती है दो ही तरीके से बोली जाती है, या तो इंडिपेंडेंट निकल जाएंगी या किसी की हेल्प से बोली। अरे कोई ध्वनि बोलोगे तो या तो स्वतंत्र निकलेगी, कोई साउंड अ निकल गया, देखा क तो आ भी लाया तुमने। वो ध्वनि 2 रूप से प्रकट कर सकता है इंसान, एक स्वतंत्र रूप से प्रकट होगी, एक किसी की सहायता से। इसका मतलब या तो ध्वनि स्वर ही हो सकते हैं जो स्वतंत्र निकलेगी, या व्यंजन। तो फिर ये क्या है? ये ध्वनियां दोनों तरीके से बोली जाती है। कभी कभी इसका स्वतंत्र इस्तेमाल भी होता है और कभी कभी ये सहायता भी करते हैं व्यंजनों की। जैसा मुझे बताओ, मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं लिखूं आपको देखो, कमल। बहुत ध्यान से सुनना, कमल क आधा करूं व्यंजन तो इसमें से स्वर निकलना चाहिए, तभी तो ये बोला गया व्यंजन है। अगर मैं इसे हाथ आधा करूं तो इसमें से आ निकलेगा, स्वर निकलेगा। और इसे आधा करूं तो इसमें से आ निकल जाएगा। इतना पता है ना हिंदी में तुम्हें, वर्ण विच्छेद है ना। लेकिन अगर मैं लिखूं कंबल, कंबल, अगर मैं इसको खोलूं तो क तो व्यंजन है, आधे व्यंजन ही हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें से अंग बाहर निकलेगा। ऐसा लगा ये अंग का की सहायता कर रहा है तो स्वर ही कर सकता है व्यंजनों की सहायता। ऐसा लगा ये स्वर का काम कर रहा है, स्वर मान सकते हैं इसे। लेकिन कभी कभी इसी कंबल को ना ऐसे भी खुला हुआ देखा होगा तुमने। अब का तो था पर अंग की बिंदी माँ में बदल दी, बल लिखा है का माँ में चला गया, और ये आधा अक्षर हो गया। और आधा हमारी हिंदी में व्यंजन ही हो सकता है। तो कभी ये जो अंग है, ये जो अंग है, ये व्यंजन में भी दिखा और स्वर में भी दिख गया, स्वर की तरह काम। तो ये ना अशुद्ध रहा, अयोग्य रहा। ऐसे वर्ण जो अयोग्य हैं ध्वनियों में और फिर भी वहन किए जा रहे हैं, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर की परिभाषा में सही बैठे क्योंकि वो इसकी तरह भी काम कर रहे थे, और ऐसे वर्ण जो ना व्यंजन की तरह काम कर रहे थे, व्यंजन की परिभाषा में सही नहीं बैठे, फिर भी वर्णों में वहन किए जा रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम अयोगवाह। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो वर्ण 2 ही प्रकार के हैं, पर एक तीसरी ध्वनि अयोगवाह भी मानी जाती है। ठीक है, प्रकार 2 ही लगाओगे आप। तो फिर गिनो जरा कितने हो गए। अभी धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, टाइम लूंगा मैं इस पे। 11 और 2 13 और 33, 13 और 33 कितने भाई? 46, 46। अब भी वर्ण 53 है, 52। तो और क्या है? अब सुनना बच्चे, हमारी हिंदी में व्यंजन 33 हैं। जो परिभाषा दी गई है कि दूसरी की स्वरों की सहायता से बोली वाले जाने वाली ध्वनियां व्यंजन है, और व्यंजन ना और बढ़ गए, और जो बढ़ गए हैं व्यंजन वो परिभाषा के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा एक काम करूंगा, व्यंजनों की संख्या बढ़ गई है हमारी हिंदी में। कहते हैं 33 व्यंजन के बाद कुछ व्यंजन बढ़े जो मैं नाम लिख रहा हूं। कौन कौन से व्यंजन बढ़े? एक व्यंजन बढ़ा संयुक्त व्यंजन। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन से व्यंजन कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं लिख रहा हूं 4, यानी 33 में 4 और जोड़ दो। एक उत्क्षिप्त व्यंजन भी बढ़ाया गया, जो सही परिभाषा के अनुसार नहीं बैठता व्यंजनों के। उत्क्षिप्त व्यंजन भी बड़ा है। अभी लिखूंगा कौन होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, समझो।
इनकी संख्या हमारी हिंदी में 2 है। और अभी 2024 में एक व्यंजन और बढ़ाया निदेशालय ने। व्यंजन बढ़ गए थे, मूल व्यंजन है 33 तो जो शुरुआत में बनाए गए, ध्वनियां जिनसे बनी। एक एक विशिष्ट व्यंजन बनाया गया बच्चे, विशिष्ट व्यंजन, उनकी संख्या 1 है। और ये इसका व्यंजन ऐसा था, भी व्यंजन लिखे नहीं मैंने, ये विशिष्ट व्यंजन होता है। तो तुम एक काम करो, 4 और 2 6 और 1 7। अब गिने, देखो गिनते हैं सारे। एक तो 11 है, प्लस फिर 2 है, प्लस फिर 33 है, और फिर 7। अब गिने, 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13। 13 हासिल लगा 1, इसमें आगे नहीं है। 3 और 1 4 और 1 5, 53 हो गए। ठीक है, ये टोटल वर्ण लिखे हैं, और वर्ण में आए तो ये सारे गिने जाते हैं। ऊष्म व्यंजन इसी के अंदर आएंगे। 33 व्यंजन में अंदर ही 3 व्यंजन आते हैं जो शुद्ध होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन इसके अंदर होता है, एक अंतस्थ व्यंजन इसके अंदर होता है। अंतस्थ याद रखना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है। और एक होता है ऊष्म व्यंजन, जो मुझसे लिख के पूछ रहे हैं। पर अभी किसी को ये चीज नहीं आई, छोड़ दीजिए। ये मूल व्यंजनों के अंदर है, ये इसके बाद जोड़े गए। तो व्यंजनों के प्रकार 6 हो चुके हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षेप व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। ये व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इनमें थोड़ा सा बहुत गड़बड़ है, जो बताऊंगा अभी करेंगे हम। क्या क्लियर है? क्या समझ में आई बात? तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो आगे का क्या कहानी है। अभी बढ़ने से पहले बताऊं, वर्णों को ध्वनि कहते हैं। मौखिक ध्वनियां, मौखिक इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण। जब ध्वनि को लिखा जाएगा तो वर्ण माना जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं होंगे वो भी वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब सुनो, मुझे करना क्या है, क्या सीखना है हमें? हमें सीखना है स्वर, हमें सीखना है व्यंजन, हमें सीखना है अयोगवा, और इन्हीं पे प्रश्न आएंगे। वर्ण कैसे बोले जाएं, कैसे नहीं बोले जाएंगे, ये कहानी बनेगी। आगे चलता हूं, तो मैं सबसे पहले स्वर की घटना करता हूं। सबसे पहले मैं आज वर्णों की पहचान कराना सिखाऊंगा तुम्हें। आ गए स्वर। कोई पूछे स्वर वर्ण है? हाँ जी है। अब बात आई पहले स्वर की परिभाषा किसे कहेंगे। तो बताओ स्वरों की परिभाषा क्या है? ऐसी ध्वनि जो दूसरों की सहायता से बोली जाए या स्वतंत्र बोली जाए। स्वरों को दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, खुद ब खुद निकल जाते हैं स्वर। आप एक काम करो, इसकी परिभाषा ये है, ऐसी ध्वनियां, ध्वनि तो है, ऐसे वर्ण भी लिख सकते हैं, और ऐसी ध्वनियां भी, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। उच्चारित माने बोलना, उच्चारित, उच्चारित, थोड़ा हिंदी अच्छे रखते हैं, उच्चारित हो। इसकी 2 परिभाषा हो सकती है, ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाएं, और ऐसी ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता से बोली जाएं, बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से बोली जाए, उसे भी स्वर कहा जाएगा। अभी तो ये परिभाषा थी, फिर कहानी आई, बताओ कितने स्वर हैं? तो मैंने कहा स्वर, स्वर तो 11 हैं। अब सुनो, जब हम अपनी वर्णमाला सुनाते हैं, या किसी बच्चे से कहो हाँ भाई वर्णमाला सुनाओ, तो सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। सबसे पहले स्वर ही आते हैं, और पहली वर्णमाला का पहला वर्ण स्वर से स्टार्ट है। कोई पूछे बताओ पहला स्वर कौन सा है, तो देखो स्वर लिखने जा रहा हूं। एक है आ, तो दूसरा अ आ। और कई लोग आ यहां लिखते हैं, पर यहां नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे अ आ ई ई उ उ। ये तो मालूम है सबको, शुरुआत कर रहा हूं मैं। कितने स्वर लिख दिए? 6 स्वर ही लिख रहा हूं। 6 हैं कितने? 11। अभी 11 करेंगे। अ ई उ उ, 6 स्वर लिख दिए। पर जब भी मैं स्वर लिखूं ना, हर स्वर के 2 2 रूप हैं, छोटा और बड़ा। अ आ ई उ उ। फिर इसके बाद आता है, सब लोग कहते हैं ए, पर ए नहीं आता। इसके बाद आता है 7वां स्वर जो है, वो है री। और ये मैं बीच में लिख रहा हूं, बीच में। वो क्यों? क्योंकि इसके हमारे यहाँ 2 रूप नहीं है। संस्कृत में इसके 2 ही रूप थे, पर संस्कृत से हमने एक ही रूप लिया गया। कोई कहे ये क्या लिखा है? मैंने लिखा री। एक लड़का बोला सर ये तो ऋषि लिखा है। तो देखिए ऋषि तो ऐसे ही लिखते हैं। अब लिखा है ऋषि तो मैंने पूरा, अगर शी हटा दूंगा तो ये री लिखा है, इसे कहते हैं री, इसे कहते हैं री। ई उ री। 7 हो गए स्वर, पर हैं तो 11। और क्या है? इसके बाद आता है अय, अय, ए अय, ए अय। चलो बताओ ये क्या लिखा है, पढ़ो। इस पे ये वाली मात्रा छोटे की, केक। और आ जाए ना कय, ये के कहीं नहीं है, कय की कय। तो के कय। फिर एक है ओ औ,
और भी है स्वर या खत्म? खत्म हो गए, 11 कर दिए। 2 4 6 7 और 2 9 और 2 11, इतने ही स्वर हैं। इतने ही स्वर है, ध्यान रखना। स्वर हैं इतने। ये हो गए स्वर, ये हो गए स्वर। ठीक है भाई, स्वर 11 है। पहली बात, हो गए 11 स्वर, इसके अलावा नहीं है। अभी कोई चर्चा नहीं करते, देखो सुनो। कहते हैं स्वर के बाद क्या व्यंजन आते हैं? नहीं, स्वर के बाद आते हैं अयोगवा। और मैं लिखने जा रहा हूं, फिर कौन आएगा? फिर आएंगे अंग, और फिर आएंगे आह। बीच में रख लिया अयोगवा को। इसको कहते हैं हम अनुस्वार, ये बस याद रखना है तुम्हें, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। और इसको कहते हैं हम विसर्ग। कभी पूछे इन दोनों वर्णों को हमारे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अयोगवाह वर्ण। बस अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। बस अभी तो ये। वीडियो पॉज कहाँ हो रही है? सही तो चल रही है भाई। थोड़ा अपना फोन भी ठीक कर लिया करो। निधि, निधि अपना फोन ठीक करो। बिल्कुल मेरे सामने सही चल रही है, मैं अपना फोन पे भी देखता हूँ, टैब भी लगा रखा है, उस पर भी ठीक चल रही है, और ये 3 जगह वीडियो देख रहा हूँ। रुक रही है वीडियो, रुक रही है सच में? चलो देखो, सच में रुक रही है? नहीं, मैं देखूं एक बार। हाँ, अब सही चल रही है। मैं लगा के देख लेता हूँ ना एक बार। क्या अब सही चल रही है? नेट तो ठीक आ रहा है, सही चल रही है बेटा। क्या अब सही चल रही है क्लास? हाँ, अब तो ठीक चल रही है। दिक्कत आ रही है? रुको जरा, रुको रुको। ऑडियो क्लियर है? अटक रहा है? हम्म। हेलो। हाँ, चलो। नहीं, सही है। सही चल रही है? कह रहे यार, तुम भी ना नाटक करते हो, नाटक करते हो। रुक रही है, सही तो चल रही है। चलो फिर भी देखो, सही हो रही है, सही हो रही है। चलो आगे बढ़ो। चलो कोई नहीं, आवाज ठीक है। काइंडली रिफ्रेश योर सिग्नल। ऑटो क्लियर। चलो 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 चलो। अब तो आ रही है। प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। चलो करवाते हैं अभी, अभी कर देंगे। अभी ठीक हो जाएगी, बस देखते जाओ। रुक रुक जाती है, कोई नहीं, अब ठीक हो जाएगी। चलो आगे। चलो फिर देखो, यहाँ तक पहुंच गए। अब सुनिएगा, एक चीज तो मैं पैसे रह रहा हूँ। अयोगवा तो 2 ही प्रकार के हैं। कभी कभी ना स्वरों के भी प्रकार आते हैं, स्वरों के प्रकार। पर ये प्रकार मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं एक पहचान बना दूं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अच्छा, अभी तो रुक रही है, लेकिन वीडियो क्लियर आएगी। वीडियो क्लियर आएगी, उसे देखो। वीडियो क्लियर आ जाएगी। अभी तुम इसे देखते रहो, जब वीडियो पूरी पहुंचेगी तुम्हारे पास तो क्लियर हो जाएगी। फिर रुक गई। मैं करवाता हूँ, देख लेते हैं अभी। देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखो अब, मैंने बोल दिया अभी ठीक हो जाएगी। कोई नहीं, देखो जाएगी। तो एक काम करो, कभी कभी स्वर के प्रकार सुने होंगे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर। ये स्वर के प्रकार मैं बाद में करूंगा। अभी मैंने स्वर दिखाए, 11 हैं। और अयोगवा, पहले व्यंजन को भी देख लेते हैं, फिर प्रकार पे जाएंगे। आगे की कहानी चलती है। आगे की कहानी, स्वर हुए, अयोगवा हुए। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। आप देखो, अभी ठीक हो जाएगी बेटा। वीडियो तुम्हारे पास अच्छे से पहुंच जाएगी, ठीक है ना? कई बार ऐसा हो जाता है सिग्नल की वजह से। चलो, अब आता है व्यंजन। अब आता है व्यंजन। सुनो व्यंजन। व्यंजन ले लूं? तुम देखते जाओ सारी मेरी आवाज सुनना जरूर। थोड़ा थोड़ा होगी, अभी ठीक हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो।
व्यंजन, व्यंजन कोई पूछे कितने, तो सबसे पहले लिख रहा हूं व्यंजन है 33, सबसे पहले 33 लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब कोई पूछे व्यंजन की परिभाषा दीजिए, तो व्यंजन उसे माना जाता है, ऐसी ध्वनियों को माना जाता है जो स्वरों की सहायता से ही बोली जाएंगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण भी लिख सकता हूं, ध्वनियां ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बिना इसकी हेल्प से बोल नहीं सकते हम, जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। पता व्यंजन हमेशा आधे ही होते हैं, हलंत युक्त होते हैं, को कहा जाता है व्यंजन। जैसे ये है शुद्ध व्यंजन, पर मैं इसे बोल नहीं सकता जब तक कि स्वर ना लगाऊं। जैसे ई लगाऊंगा तब बोलूंगा की, तो व्यंजन बोला तब जाएगा जब स्वर लगाएंगे, इसलिए व्यंजन उसे माना गया है जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। और मैं पूरा ही व्यंजन लिखूंगा आपके सामने। कोई पूछे चलो व्यंजन 33 है तो बताओ कौन कौन से, शुरू पहला व्यंजन कौन सा है, तो पहला है क। और सुनो ये व्यंजन नहीं, इसमें स्वर भी है। क को मुझे आधा ही लिखना चाहिए था, पर मैं बोल के दिखा रहा हूं इसलिए आ डाल दिया इसमें मैंने, क, ये मानकर चलो क। अच्छा दूसरा व्यंजन कौन सा है, तो तुम कहो कि का के बाद आता है ख, खा के बाद आता है गा। पर मेरे सर ने व्यंजन ऐसे पढ़ाए, मुझे मुझे कहा कि तू व्यंजन याद नहीं करेगा, बस एक चीज याद कर, कचट तप। मैंने कहा क्या बोल रहे हो सर, तो उन्होंने बोला कचट तप बोल, कचट तप। मैंने कहा कचट तप, कह रहे याद हो गए। मैंने कैसे, कैसे देखो, पहले लिखा क, फिर नीचे लिखवाया च, फिर नीचे लिखवाया ट, फिर नीचे लिखाया त, फिर आया प, और एक साथ पढ़ूंगा तो कचट तप लिखा है, कचट तप, क च ट त प। कह रहा व्यंजन इससे याद होते हैं, कचट तप। फिर उन्होंने कहा अगर तू पहले क बोल रहा है तो का की एक फैमिली है, और कहता वो हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारे जुबान पे रखें क के फैमिली के नाम। कोई कहेगा क, का के बाद बताओ क्या आता है, क ख ग घ। कह रहा चार तो तुम बोल जाओगे, क ख ग घ। फिर पांचवा याद कर लेना, पांचवे को कहते हैं अंग, क ख ग घ अंग। इसे अणा खाली नहीं कहते, अंग। ये ड की तरह बताया जाता है और बिंदी यहां लगा देते हैं, क्या कहते हैं अंग। जैसे मैं एक शब्द में दे के दिखाता हूं, अगर मैं तुम्हें ये लिखूं अंग वांग में, ये वार्ड में नहीं है, वांग में। वांग में चित्रण को कहते हैं, ठीक है ना, वांग में, बड़ी बड़ी किताबों को भी वांग में कहते हैं। तो क ख ग घ अंग याद रखना। च, चा के पांच क्या है, चा के चार तो याद होंगे, च छ, च छ, ज झ, और फिर मैंने लिखा है इया, इसे कहते हैं इया, याद रखना। च छ ज झ इया, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया। फिर ट में कौन आता है, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, और फिर है ण, अणा खाली इसे कहते हैं, ट ठ ड ढ ण। फिर है त, त है तो त थ द ध, और फिर है न, त थ द ध न। इसके बाद कौन है प, प फ ब भ, और फिर है म। कोई पूछे इन वर्णों को हमारी हिंदी में क्या कहते हैं, इन वर्णों को, ये जो सारे वर्ण लिखे ना क से लेकर मां तक, यह है 25, 25 वर्ण, 25 वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, सबसे ज्यादा हमारी हिंदी में व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन है जो शुरू में ही लिखे जाते हैं। अब बात ये आई स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए स्पर्श व्यंजन को बड़ी साधारण तौर पे बता रहा हूं मैं। ये लिखा ट, जब मैं इसे ट बोलूंगा तो जीभ ऊपर टकराएगी ट, छ बोलूंगा तो छ में भी जीभ टकराएगी छ, बीच का हिस्सा लगेगा जीभ का। अगर मैं ग बोलूंगा तो जीभ अब भी टकराएगी, बीच का हिस्सा ग। अगर मैं थ बोलूंगा तो अब भी जीभ टकराएगी, लेकिन अगर मैं प बोलूंगा तो जीभ नहीं होठ टकराएंगे, प फ। तो ऐसे वर्ण जो जीवा और होस्ट से स्पर्श करके, टच करके बाहर निकलेंगे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पर इसकी सही परिभाषा यह है ऐसी ध्वनियां जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श होती है। ओष्ठ माने होठ, दंत माने दांत, तालु माने तालव्य, मूर्धा माने मसूड़े, कंठ माने गला। अब तुम अभी इतना मत सीखो कंठ तालु क्या है, ये मैं थोड़ा लास्ट में जाके जिक्र करूंगा, पर अभी इतना ध्यान ध्यान रखो, जीभ और होठ से स्पर्श करके जो ध्वनियां बाहर निकलेंगी उन्हें स्पर्श कहेंगे। और स्पर्श कितने, 25। अभी इतनी बात याद रखो, तुम्हें नहीं पूछेगा परिभाषा, तुम्हें बस इतना ध्यान रखो स्पर्श व्यंजन 25 है, शुरुआती स्पर्श व्यंजन है हमारे यहाँ। फिर स्पर्श व्यंजनों को हमारी हिंदी में एक नाम से और जानते हैं,
हाँ भाई ठीक है, सुनो, सही है ना, तुम समझो बस और कुछ नहीं। इनको ना हमारी हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, स्पर्श व्यंजन को। इन्हें कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन। बेटा एक एक सेकंड और रुकना थोड़ा सा। चलो भाई, हाँ हाँ कोई नहीं, बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया। इन्हें कहते हैं वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों को। वर्गीय का मतलब वर्गों में बांट रखे हैं, स्पर्श व्यंजन कैटेगरी में बांट रखे हैं। देखो कभी कभी एक कैटेगरी क्या है, एक कहते हैं हम क वर्ग, एक है च वर्ग, एक है ट वर्ग, एक है त वर्ग, और एक है पा वर्ग। 5 वर्गों में बांट रखे हैं। कभी कभी इसका वर्ग ऐसे है, देखो मैं करके दिखाता हूं। देखो सुनो, इसे समझ लो। एक तो ये वर्ग है, एक का की कैटेगरी वाले वर्ण है, एक च वर्ग है, ये सारे च वर्ग में आते हैं, ये ट वर्ग में आते हैं, ये त वर्ग में आते हैं, ये पा। कैटेगरी 5 है स्पर्श व्यंजनों की। कैटेगरी ऐसे ही नहीं बांट रखी, ऐसे भी बांट रखी है। ये है प्रथम वर्ण, अरे रुको, ये है फर्स्ट कैटेगरी के वर्ण। मैं कर देता हूं, इनको कैटेगरी ऐसे भी बांट रखी है, ऐसे भी, ऐसे भी, और ऐसे भी। तो एक काम करो, इन्हें कहते हैं वर्गीय। प्रथम वर्ण पहले, यह है द्वितीय वर्ण सेकंड कैटेगरी का, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है पंचम वर्ण। इनमें ना ये पंचमाक्षर कहते हैं, पंचम वर्ण। पंचम वर्णों को हमारी हिंदी में अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। हाँ मेरी मम्मी ठीक है बेटा, मेरी मम्मी ठीक है। ध्यान से सुनो कीर्ति, ठीक है, अब सही है। इन्हें कहते हैं पंचम वर्ण, इन्हें कहते हैं पंचम वर्ण। क्लियर है? पंचम वर्ण पे एक जिक्र कर दूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। मैं फिर लिख दूं इसे, मैं यहां लिखता हूं इसे। इस 5वें वर्ग के वर्णों को हमारी हिंदी में कहते हैं पंचम या पंचमा अक्षर, 5वें अक्षर। और पंचम वर्ण को कहते हैं हम अनुनासिक व्यंजन। क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। नाम याद रखना, जो नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होते हैं, अनुनासिक। पंचम अक्षर को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। कोई नहीं, आप सुनो, ये 5वें वर्ण बता रहा हूं, ये पांचों। पंचमा अक्षर पे एक घटना आती है, पंचमा अक्षर पे एक काम आता है, सुनते रहो। पंचमा अक्षर पे एक चीज आती है, क्या? कभी कभी आपको ना एक शब्द देगा बंदर, बहुत ध्यान से सुनना, और मैं लिख रहा हूं बंदर ऐसे। क्या ये अंकी बिंदी है? अंकी बिंदी, कभी बंदर को आपने ऐसे खोला होगा, बंदर ऐसे करके। ये अंकी बिंदी ना आधे नामे कन्वर्ट हो गई, आधे नामे। कभी कभी अंकी बिंदी आधे नामे क्यों गई? पर बताओ आधे नामे क्यों नहीं गई है, इस वाले नामे गई है, 5वां अक्षर है। कभी कभी अंकी बिंदी ना 5वें अक्षर में खुलेगी, 5 हैं ये चारों पांचों। पर ये ना में ही नहीं, यणा में भी जा सकती है, इया में भी जा सकती है, अंगा में भी जा सकती है। पर ये ना में ही क्यों गई? यहां पर पता है क्यों गई? अंकी बिंदी ना कभी कभी जिस पर होती है उसके आगे वाले वर्ण के पंचमाक्षर में जाती है। जैसे देखिए कैसे गई, देखो सुनो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, ये लिखा है बंदर, सुनो सभी लोग बहुत ध्यान से इसे अभी, फिर मैं दूसरा शब्द दूंगा। सबसे पहले ब पे अंकी बिंदी पंचमाक्षर पे खुलती है, ब। पहले ब लिखो, फिर अंकी बिंदी जिस पे थी वो अक्षर लिखा, फिर उसके बाद जो इसके बाद वाला जो अक्षर है ना, इसको देख के खुलती है। ये क्या लिखा है? द। ढूंढो इसमें द कहां लिखा है, द ये रहा। तो द के 5वें में जाएगी ये, यानी अंकी बिंदी इस अक्षर के 5वें में जाएगी। तो आप इसे देखो, जहां पर अंकी बिंदी है उसका 5वां लिख दो आगे। तो अंकी बिंदी ना में गई, और अंकी बिंदी हमेशा आधे अक्षर में जाती है। ये देखने के लिए था। द ना हो गई, फिर द को दा लिखो, रा को रा, कैसे जाता है। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं डंडा, तो ड, या मैं लिखूं दंड, या एक एक काम करो, मैं लिख रहा हूं खंड, ऐसे समझो। खंड कैसे लिखेंगे? अब खा पे अंकी बिंदी है, पर ये डा से जाएगी, और डा ये वाला डा है, तो खा तो लिख लो। लेकिन ये जो अंकी बिंदी है डा के 5वें में जाएगी, और डा का 5वां अड़ा, फिर ये आधे में ही जाती है, और ऐसे करके चला जाता है खंड। कभी कोई पूछेगा पंचम, पंचम कैसे खुलेगा, या चंचल कैसे खुलेगा? पंचम ही खोलता हूं, पंचम कैसे खुलेगा? तो तुम एक काम करना, बस इतना ध्यान रखो, पहले लिखो प, फिर अंकी बिंदी जिस पर है उसके आगे वाले अक्षर पे जाएगी। ये रिका चा, चा ये रहा, चा का 5वां क्या? अंग। हर किसी के 5वें में जाएगी, और ये अंग में जाएगी, तो प आधे अंग में जाएगा, और फिर आएगा पंचम। पहले बताओ ये समझ में आया?
ये समझ में आया? छोड़ो अब वे बेटा, अब वे छोड़ो, मैं आज का आपको पहली क्लास दे रहा हूं, ठीक है ना? इसे ध्यान से सुनो, ठीक है? अब वे को रहने दो, मैं आज पहली क्लास यहां से शुरू कर रहा हूं तुम्हारी, ठीक है? क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? आज आपकी पहली क्लास मानकर चलना है। पंचम, कभी कभी ऐसे भी आएगा बेटा, दिनांक। पहले अंकी बिंदी ढूंढो, कहाँ है? ये रही अंकी बिंदी। जहां तक अंकी बिंदी है उतने अक्षर लिखा करो। क्या लिखोगे? दी ना। अब बारी आई ना लिख दिया, दिना। फिर अंकी बिंदी की बारी, अंकी बिंदी इसके आगे वाले अक्षर से लिखी जाएगी, यानी क को देखकर जाएगी, इसके बाद ये यहां आ जाएगा। अंकी बिंदी इससे बदलेगी, ये क्या है? का 5 का है अंग, अंग 5वें में जाएगी ये। तो कैसे लिखेंगे? पहले दी लिखा, फिर ना लिखा, फिर अंकी बिंदी अंग में जाएगी और आधे में, फिर क लिखोगे आप, दिनांक। इस तरह से जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? बतेरे शब्द होते हैं जो खुलते हैं, ये चीजें ध्यान रखना, पंचमाक्षर करना, ऐसे खुलते ही ऐसे हैं। तुम एक काम करो, गंगा भी खुल सकता है ऐसे ही, गंगा भी खोलोगे, गंदा भी खुल जाएगा, कितने अक्षरों खोल देना। मैं हटा देता हूं इसे, अभी बस मुझे ये बताना था, या इसे इसे हटाते नहीं है, ये ध्यान रखना तुम, ये 4 अक्षर खुद देखना। तो मैंने अभी स्पर्श व्यंजन 25 बताए, इसके बाद व्यंजन कौन से, बस इतना ध्यान लो। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर आते हैं य र ल व, फिर 4 अक्षर आते हैं, ये 5 हैं, सबसे ज्यादा 5 की कैटेगरी इनकी है, फिर कमी है य र ल व। इन वर्णों को हमारी हिंदी में कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से? य र ल व। आप इसे ऐसे कर लो, ये वाले अक्षर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? इन व्यंजनों को अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुंह के, अंतस्थ माने अंदर, भीतर, आंतरिक। अंतस्थ व्यंजन उस ऐसे व्यंजन को कहते हैं जो मुंह के अंदर ही स्थित होकर बोले जाएं, बाहर ही नहीं निकलते। जैसे इन चारों को एक साथ बोलूंगा ना मैं, तो ऐसा लगेगा ये अंदर जाएंगे। जैसे बोल के दिखाऊं, य र ल व, अंदर ही। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे जो अंदर नहीं, बाहर आते हैं, और उन्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो संघर्ष करके बाहर निकलेंगे। जैसे देखिए, श को बोलने जा रहा हूं, जीभ और तालव्य को मैं चिपकाने की कोशिश करूंगा, फिर भी शाह निकल जाएगा, शाह कूद के बाहर आ जाएगा। तो कुछ वर्ण और हैं, श, श, त, हा। बहुत ध्यान से सुनना, श, श, स, इन वाले व्यंजन को हमारी हिंदी में ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी, संघर्ष, क्योंकि ये जीवा और तालवे में जीभ टच जहां करती है ना, वहां बड़ी रगड़ खा के निकल जाते हैं वो, उन्हें खोलकर। तो ये लिखा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी माने जो संघर्ष करते हैं, ये संघर्षहीन होते हैं, इनमें कोई संघर्ष नहीं होता, ये पूरी तरह से संघर्ष से बाहर निकलते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं, संघर्षी। इनकी संख्या भी 4 है। ये ऐसे लगेंगे ऊपर वाले जैसे अंदर जाएंगे, ये बाहर निकलते हैं। य र ल व, श, ऐसे लगेगा कूद के जगह, श, श, स, हा, ये भी जाएगा इस तरह से। तो अंतस्थ और ऊष्म, बस नाम याद रखने हैं तुम्हें। हाँ, लिख दूं इसे? कोई पूछे आपने कितने लिख दिए, तो मैंने 33 पूरे कर दिए भाई। 25 और 4 29 और 4 33। मूल व्यंजन ये है, और ये हमेशा देखो, इसको आधा करोगे तो इसमें से स्वर बाहर निकल जाएगा, शाह में आ निकल जाएगा, आ की सहायता से बोला गया। तो ये सारे मूल व्यंजन है। अभी मैंने 33 व्यंजन लिखे, इसके बाद जो बड़े गए व्यंजन है वो वहां कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब कौन से व्यंजन बने ऊष्म के बाद, बहुत ध्यान से सुनना। फिर एक व्यंजन बड़ा है श, ये वाइट को लेते हैं। पहले व्यंजन और स्वरों की पहचान देख लो कौन कौन है। श, त्र, ज्ञ और श्रा, 4 व्यंजन मैंने अब और बढ़ा दिए 33 के बाद। इन व्यंजनों को हमारी हिंदी में कहते हैं संयुक्त। ये व्यंजन बड़े हैं, और ये मूल जो परिभाषा दी जाती है उसके हिसाब से है नहीं है। व्यंजनों की एक परिभाषा है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और ये व्यंजन तो व्यंजनों की सहायता से बोले जाएंगे। अभी बताऊंगा कैसे। ये है संयुक्त व्यंजन। कोई पूछे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो तुम कहोगे 4। अच्छा, संयुक्त का मतलब एक या जुड़े हुए? संयुक्त का मतलब है जुड़ना, संयुक्त का मतलब जो जुड़े हुए हैं, ठीक है या नहीं है? संयुक्त का मतलब है जुड़ना। जरा देखिए, संयुक्त व्यंजन अगर अगर ये संयुक्त व्यंजन है तो ये बताना पड़ेगा वो व्यंजन कौन कौन से हैं जिनसे ये जुड़कर बने हैं। तो मैं यहां लिखने जाऊंगा उसे, श, त्र, ज्ञ और श्रा। सुनते जाओ, क्ष, त्र, ग्र और श्रा, ठीक है? अभी सुनो, 4 व्यंजन और बढ़ा दिए, ये रक्षा, ये रता।
अगर ये संयुक्त है, संयुक्त माने जुड़ना, तो बताओ वो दो किससे बन के जुड़ा है। तो देखिए मैं इसे करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये दो अक्षर से बना है, एक तो क और दूसरा है शा। ये खुद ही याद रखो, क और शा, और दोनों ही व्यंजन है। लेकिन अगर ये दो से मिलकर बना है और पहले में से दूसरा बाहर निकालूं तो पहला आधा होता है, तभी कोई वर्ण बाहर निकल सकता है। आधा का और श से मिलकर बना है। और देखिए ये तो व्यंजन था, पर ये किसकी सहायता से बोला गया, स्वर या व्यंजन? इसकी तो परिभाषा ही बिगड़ गई। ये तो व्यंजनों की सहायता से बोला जा रहा है, पर व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है। तो ये अलग रखा गया है। फिर भी संयुक्त व्यंजन देखो किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजन जो दो व्यंजनों से बना है, पर पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजनों से उच्चारित होते हैं उसे कहते हैं। कोई पूछे त्र किससे बनकर बना है, तो ता और रा इनसे मिलकर बना है, पर पहला आधा होता है और र से मिलकर बना है, ध्यान रखना। यह किससे मिलकर बना है? अच्छा देखिए, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, संज्ञा, और पता है सही साउंड ये है संज्ञा। ये जो ज्ञा है ये बताए असली में ज और इया इन दोनों से मिलकर बना है। असली में ज और इया इन दोनों से, चा की कैटेगरी से। ज और इया सुनते रहो, ज और या, पर पहला आधा करना पड़ेगा, ये पूछते हैं एग्जाम में। और श्र किससे मिलकर बना है? शा और रा। ये थोड़ा याद कर लेना, ये याद कर लेना। कोई नहीं श्वेता, देखो हो जाएगी ठीक, हो जाएगी वीडियो ठीक। तो ये बना है श और रा से। तो याद रखना, कभी कभी इन दोनों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन, उसे कहते हैं कि पहला व्यंजन स्वर रहित, स्वर नहीं होगा, और दूसरा स्वर सहित व्यंजनों से उच्चारित होने वाले संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। चार और बढ़ गए, चार की संख्या और बढ़ गई। इसके बाद दो व्यंजन और बढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो अड़ा और एक अड़ा। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम यहां पर जाओगे तो देखो ये लिखा है ड और ये लिखा है ड। इसके जैसे ही व्यंजन और बढ़ाए गए, पर उनके नीचे बिंदी लगा दी गई है। जैसे ये लिखा है ड अड़ा। तो एक काम करो, देखो मैं बताता हूं। ये लिखा है डाली, ये जो डा है इसमें बिंदी नहीं है, वही वाला डा है। पर एक लिखा है मैंने साड़ी और एक लिखा है सड़क, नीचे बिंदी लगा रहा हूं। ये है ड, डाली, पर ये सा डी, ड नहीं है, ये अड़ा है, अड़ा। इन दोनों व्यंजनों को हमारी हिंदी में कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त कहते हैं फेंकना, मारना, पीटना, फेंकना। ऐसे वर्ण जो जीवा से फेंक कर बोले जाते हैं, जीवा बड़ी तेज गति से आ जाती है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूंगा डली तो बड़े आराम से आएगा ड, लेकिन जैसे ही मैं ड़ बोलूंगा तो जीभ बड़ी झटके से आएगी। मैं धीरे से बोल के दिखाता हूँ। सा ड़ी, ड़ी करोगे तो जीभ जल्दी आ जाएगी, साउंड बाद में निकलेगा, साड़ी, है ना। तो ऐसा वर्ण जो जीवा से फेंक कर बोला जाए उसे कहते हैं हम उत्क्षिप्त। और ये दो हैं। जैसे एक काम करो, अगर मैं ये लिखूं ढोल, तो ये वाला ढ नहीं लिखा, पर मैंने लिखा बूढ़ा, बूढ़ा। ये है ढ, ढोल, पर ये बूढ़ा नहीं है, बूढ़। अड़ा अढ़, झटके से। और कभी कहूंगा बू अड़ी या बुढ़िया, नीचे ऐसे। अब सुनना, कभी कभी एक प्रश्न आता है, ध्यान से सुनो, कि जितने उत्क्षिप्त व्यंजन है, जितने उत्क्षिप्त व्यंजन है, वो किसी शब्द की शुरुआत करते हैं या किसी शब्द के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं, या केवल बीच और अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, उत्क्षिप्त व्यंजन कभी भी प्रयोग किए जाएंगे शब्द में, तो या तो लास्ट में लगेगा या बीच में लगेगा। ये किसी शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं दोनों। तो थोड़ा ध्यान रखना इस ओर, थोड़ा ध्यान रखना। बफरिंग हो रही है दीपावली, दिवाली, दीपावली तो अभी ठीक हो जाएगी वीडियो में, जब वीडियो ये पूरी आएगी तो कंप्लीट आएगी। ठीक है बच्चे, कभी कभी हो सकता है ये हमारी तरफ से ही फॉल्ट हो। ठीक है, अभी आप पढ़ें इसे। क्लास तुम्हें ठीक भी लग रही है भैया? हैं? एक व्यंजन और बढ़ गया है, एक व्यंजन एक व्यंजन और बढ़ गया है। रुकिएगा बेटा, ठीक है। अड़ा और अड़ा सुनिए, अड़ा और अड़ा, एक व्यंजन और रह गया बच्चे, एक व्यंजन और रह गया, ये जो ये बड़ा है, एक व्यंजन ये और बढ़ गया है। मैंने एक व्यंजन और लिख दिया भाई।
देखो एक व्यंजन और बड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से लिखते हैं, और इसे कहते हैं हम विशिष्ट व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 है और ये 1, ये बढ़ गया। अब ये हमेशा जैसा मैं लिखता हूं तमिल, एक ही शब्द लिखूंगा तमिल, ऐसे लिखते हैं, ये ला की जगह अब ऐसे बनाए जाने लगा, क्योंकि शब्द तमिल नहीं होता, ल नहीं बोलेंगे, तमिल, ड़ के साथ ला को साउंड मिलाया जाता है, ड़। यकीन करना बच्चे, जो मुश्किल है ना हिंदी में यही टॉपिक है, इसके अलावा टिप्स पे हैं सब, बड़ा आसान आसान। फिर भी मैंने तुम्हें वर्ण अच्छे से कराने की कोशिश की है, अभी कुछ खास नहीं करा है वर्ण पे। मैंने तुम्हें ये दिखाया, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। इसके बाद इसे बोलना सीखेंगे कैसे, कंठ ध्वनि कौन सी है, तालु कौन सी है, ये अगली क्लास में लेके जाऊंगा मैं। अभी एक और चलेगा, ये विशिष्ट व्यंजन, ये नया जुड़ा है 2024 में। गिनने, गिन लो व्यंजनों को। पहला व्यंजन होता है, कभी पूछे ना इस व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के व्यंजन है हमारी हिंदी के अंदर, ठीक है। पहला है स्पर्श व्यंजन 25, दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। तो कितने, 25 4 29 और 4 33, 33 हो गए, 33 और 4 हो गए 37, इसको मिला दिया 37, और 2 39 और 1 40, 40 व्यंजन है, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाएं, गिन लो, 1 और 2 3, 4 और 1 5, टोटल वर्ण 53 है। आज की कहानी पर इतना ही जोर दिया कि कौन कौन से वर्ण है। अब इन वर्णों को बोलना सीखेंगे, कौन है कंठ, तालु, मूर्धा, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये क्या बला है, ये अगली क्लास में जांच लेंगे। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आई, आपको वर्ण का ज्ञान होना जरूरी था, इतना तो पता लगा कौन स्वर है, कौन व्यंजन, क्या परिभाषा है। टेस्ट भी लूंगा भाई। तो कैसी लगी क्लास, ठीक ठाक लगी आज की क्लास? आज की क्लास सही लगी, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, देखेंगे कैसे आएंगे, प्रश्न भी दूंगा मैं। तो आज इतना ही रख लो, ज़्यादा समय नहीं लेते, आज काफ़ी समय कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, इसके बाद हम अगली क्लास में चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो बताना, बफरिंग हो रही है वो ठीक हो जाएगी, बफरिंग हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। दिस इज माई फर्स्ट क्लास द वे ऑफ योर टीचिंग सर। चलो अच्छी लगी, अरे हिंदी तो वैसे ही सारे नंबर आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, हिंदी मेरे पास छोड़ दो। यूट्यूब पे भी आओगे तो भी तुम्हें अच्छी क्लास लगेगी, और ये तो हमारा पोर्टल घर है, इसमें तो तुम हर चीज़ पूछ लो मुझसे। मैं टेस्ट भी लेता हूँ, ये क्लास हो रही है ना, हो सकता है कल टेस्ट ले लूँ, जल्दी वर्ण खत्म करके टेस्ट लूंगा मैं, वर्ण का टेस्ट भी करूंगा। चलो चलो, शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर टेस्ट लेंगे हम। चलिए फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है अनामिका। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।